क्यों गए थे? विष्णु ने कहा, वो दरअसल मेरा दोस्त कल से गायब है। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी इलाके में दिखी थी, बस इसीलिए। चाय वाले ने पूछा, तो क्या तुम्हारा दोस्त मिला? विष्णु ने कहा, नहीं, वह नहीं मिला, बस उसका फोन मिला। यह सुनकर चाय वाले के चेहरे पर डर दिखने लगा। विष्णु ने भी इस बात का आभास लगा लिया कि चाय वाला कुछ संदेहजनक लग रहा है। विष्णु ने पूछा, आप इस तरह से चौंक क्यों गए? क्या बात है? पुलिस ने कहा कि अंदर चोरों का इलाका है, क्या यह सच है? चाय वाले ने अपनी नजर चुरा ली, क्योंकि एक पुलिस वाले ने चाय वाले की तरफ देखा था। जैसे ही विष्णु की नजर पुलिस वालों पर गई, उसने भी बात खत्म करके उनके साथ चलना बेहतर समझा। लेकिन अब विष्णु के दिमाग में यह बात खटकने लगी थी कि रवि के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। अगर चोरों ने चोरी की तो उसका मोबाइल क्यों छोड़कर चले गए? विष्णु ऑफिस तो जा रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान रवि पर था। उधर रवि के घर वालों को भी चिंता सताने लगी। विष्णु ने उन्हें दिलासा दिया कि वो लोग चिंता न करें, मैं यहाँ पर खोजबीन कर रहा हूँ। वैसे भी रवि के घर में केवल उसकी माँ और छोटा भाई ही थे। इधर विष्णु को 2 से 4 दिन हो गए थे, रवि का कुछ पता नहीं चला। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे खुद ही इस बात का पता लगाना होगा, क्योंकि पुलिस वालों की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जब भी विष्णु पुलिस स्टेशन जाता तो वे यह कहकर बात को खत्म कर देते कि खोज जारी है। हमारे 2 कांस्टेबल तुम्हारे दोस्त की ही खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। विष्णु अब सारी जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं रखता, बल्कि खुद भी अपने हाथ पैर मारता है। विष्णु उसी चाय वाले के पास जाता है जो उस इलाके के बाहर ठेला लगाता था। विष्णु चाय वाले से पूछता है, भाई साहब, मुझे आपसे इस इलाके के बारे में बात करनी है। चाय वाला कहता है, साहब क्या बात करनी है? इस इलाके के बारे में बात करने के लिए कुछ है ही कब? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। विष्णु ने हैरानी से पूछा, खत्म हो चुका है मतलब? चाय वाले ने कहा, मतलब जो यहां जाता है वह वापस नहीं आता। इस बात पर विष्णु ने हंसकर कहा, यह क्या कह रहे हो? उस दिन हम गए थे, हम तो वापस आ गए। चाय वाले ने पूछा, अच्छा साहब, आप एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि आपका दोस्त गायब है। क्या आपको पता है कि आपका दोस्त यहां किस समय आया था? विष्णु सोचने लगता है। तब उसे ध्यान आता है कि जब रात उसकी बात हुई थी तो रवि यह कह रहा था कि उसे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, कोई ऑटो नहीं मिल रहा। तो हो सकता है वह रात इस जगह आया हो, क्योंकि सुबह के समय तो विष्णु ने रवि को बहुत फोन किए थे, लेकिन फोन नहीं लगा था। इसलिए विष्णु अंदाजा लगाता है कि हो ना हो रवि रात के समय ही यहां आया था। वह चाय वाले से कहता है, शायद वह रात में ही यहां आया होगा। चाय वाला कहता है, रात के समय तो यहां से बचने का कोई चांस ही नहीं है। विष्णु पूछता है, अरे अब साफ साफ बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो? चाय वाला कहता है, साहब, इसके अंदर एक चांद महल है। उस चांद महल में वसुंधरा नाम की एक चुड़ैल घूमती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है, खास तौर पर रात के समय। इसीलिए तो इधर का इलाका रात के समय सुनसान हो जाता है। चुड़ैल का नाम सुनकर विष्णु को चाय वाले पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है यह चाय वाला बेफिजूल की बातें कर रहा है। यहाँ पर विष्णु कुछ लॉजिकल पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाय वाला अलग ही कहानी सुना रहा था। वह चाय वाले से गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कुछ भी। ठीक है, वह इलाका सुनसान है, मुझे तो लगता है जो चोरों ने ही उसे बदनाम कर दिया है। चाय वाला कहता है, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इस जगह पर कई लोग शिकार हुए हैं, और खास तौर पर आदमी ही। तभी चाय वाले के पास उसका एक ग्राहक बैठा था और चाय पी रहा था। जब उसकी चाय खत्म होती है तो वह खड़े होकर विष्णु के पास आता है और कहता है, अरे भाई, काका ठीक कह रहे हैं, यह जगह काफी बदनाम है। और सिर्फ इसलिए बदनाम नहीं है कि कभी यह तवायफ खाना हुआ करता था, बल्कि इसलिए बदनाम है क्योंकि यहां आज भी एक वैश्या की आत्मा घूमती है, वसुंधरा की आत्मा। उस ग्राहक की बात पर विष्णु शांत हो गया था। वह ग्राहक कहता है, आप पढ़े लिखे मालूम होते हो, शायद इसलिए आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा।
वैसे आप चाहो तो यहाँ आसपास और किसी से भी पता कर सकते हो कि यह अंदर की गलियां इतनी सुनसान क्यों हैं। कोई यहाँ पर क्यों नहीं रहता। अंदर दुकान है, मकान है, सब है, लेकिन जो कुछ भी है उस चांद महल के आसपास है। विष्णु उस ग्राहक की बातों को अनदेखा करने की कोशिश करता है और बात को खत्म करके वहां से वापस अपने रूम पर आ जाता है। वह फैसला करता है कि वह खुद उस चांद महल में जाकर देखेगा। विष्णु की नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, इसीलिए वह अगली सुबह उस चांद महल में जाता है। जैसे ही वह महल के अंदर प्रवेश करता है तो उसके दिमाग में चाय वाले और ग्राहक की बातें घूमने लगती हैं। हालांकि इससे पहले भी वह यहाँ पुलिस वालों के साथ आया था, लेकिन तब उसके मन में कोई डर खौफ नहीं था। लेकिन अब बार बार उसके दिमाग में वसुंधरा घूम रही थी। जैसे जैसे वह महल के अंदर घूम रहा था वैसे वैसे उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। यह धोखा उसे कई बार हुआ। विष्णु ने कई बार पलटकर भी देखा और रुककर इधर उधर की जांच भी की, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कभी कभी हवा के झोंके उसके शरीर को गहराई तक छू जाते थे और उसे ठंड का एहसास भी कराते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने पूरे चांद महल को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं उसे अपने दोस्त का कोई दूसरा सुराग नहीं मिला। वह उस तवायफ खाने को बहुत अच्छी तरह देख रहा था और इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि कभी ये तवायफ खाना कैसा रहा होगा, कितना आलीशान होगा, क्योंकि अभी भी वहां पर नक्काशेदार दीवारें, कीमती झूमर के अवशेष, पुरानी लालटेन और पुराने फर्नीचर रखे हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि किसी समय यह महल बहुत उम्दा महल हुआ करता था। विष्णु के दिमाग में एक बात यह भी खटक रही थी कि महल की अधिकतर चीजें यहाँ मौजूद हैं और अक्सर भारत में यह देखा जाता है कि पुराने महल किलों में अधिकतर चीजें गायब हो जाती हैं। लोग उन्हें ले जाते हैं या चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजें अभी भी मौजूद है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि लोगों ने यहाँ की चीजें नहीं उठाई? क्या यह तवायफ खाना है इसलिए, या फिर उस ग्राहक की और चाय वाले की बात सच है इसलिए? विष्णु अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। यह ठीक वैसे ही आवाज थी जैसे उसने वॉइस मैसेज में सुनी थी। बस विष्णु के कान खड़े हो जाते हैं। वह आवाज को ध्यान से सुनता है कि यह कहां से आ रही है। यह आवाज ऊपर से आ रही थी। विष्णु जल्दी से ऊपर भागता है। उसे किसी लड़की के एक दुपट्टे का कोना दिखता है जो एक कमरे में जा रही थी। विष्णु आवाज लगाता है, कौन है वहां? रुको। विष्णु जब तक भागकर सामने वाले कमरे में जाता है तब तक वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वह उस कमरे को अच्छी तरह देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कमरे का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। उस कमरे में एक खिड़की थी। विष्णु खिड़की से नीचे झांक कर देखता है। वह सोचता है, क्या वह लड़की इस खिड़की से नीचे कूद गई? नहीं, इसकी ऊंचाई तो बहुत है। विष्णु एक बार फिर उस चांद महल में हर जगह उस लड़की को ढूंढने में लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। विष्णु अपनी घड़ी में समय देखता है और कहता है, काफी देर हो गई, चलो जाकर खाना खा लेता हूं, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। विष्णु वापस उस महल से निकल ही रहा था कि उसके कानों में एक गीत आने लगा। ये पायलें जो छनकी थी तुम्हारी राहों में, ये घुंघरू भी थक जाएंगे तेरी ही चाहों में। मुझे बाजार मत समझो, मैं भी धड़कन रखती हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल है तेरी ही आहों में। दिल की ये महफिल तेरे नाम कर दी, रात की हर सांस तेरे संग कर दी। सुन ले मेरी खामोश पुकार,
तो विष्णु को पूरा यकीन हो चुका था कि इस चांद महल में कोई तो रहता है। वह तेजी से चिल्लाया, कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मुझे पता है यहां कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है और वही इन सब वारदातों का अंजाम दे रहा है। देखो, सामने आ जाओ, मैं अभी एक कॉल करूंगा, पुलिस यहां होगी। लेकिन विष्णु को कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि झूमर के बजने की आवाज आने लगती है। विष्णु झूमर के ऊपर ही खड़ा था। जब वह अपनी नजरों को ऊपर करता है तो झूमर बिना हवा के इधर से उधर झूम रहा था। विष्णु को यह काफी अजीब लगता है। एक पल के लिए वह भी सहम जाता है। तभी उसके नंबर पर उसके ऑफिस से कॉल आने लगती है। उसका एक कलीग था जो उसे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जल्दी बुला रहा था, इसलिए विष्णु को वहां से तुरंत जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते विष्णु के मन में डर पैदा हो चुका था। साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि यहाँ कुछ तो है जो शायद परालौकिक हो सकता है या फिर कुछ गैर कानूनी भी हो सकता है। इसलिए वह ठान लेता है कि वह दोबारा इस महल में जरूर आएगा। विष्णु अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त वो चांद महल, वहां बजते घुंघरू और गीत घूमते रहते हैं। इसलिए वह अपने ऑफिस के एक दो लोगों से भी उस चांद महल के बारे में बात करता है। तब उसके ऑफिस का एक लड़का मानव बताता है, हाँ यार, सुना तो है और बचपन से यही सुनता आया हूं कि वहां जो जाता है वह वापस नहीं आता। मतलब कभी वह मिलता ही नहीं है। एक दो लोगों की लाशें मिली हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चोर डकैत मार देते हैं। वैसे मुझे समझ में यह नहीं आता कि जो लोग गायब हो जाते हैं और जिनकी लाशें नहीं मिलती, वे लोग कहां जाते होंगे। तभी एक अन्य लड़का रोहित कहता है, हो सकता है उनकी लाशों को कहीं ले जाकर फेंक देते हो। मानव कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां कुछ तो पैरानॉर्मल है। एक बार मेरे चाचा अपने दोस्तों के साथ गए थे, तब उन्हें वहां महसूस हुआ था कि यहां पर आत्मा है, लेकिन मेरे चाचा को कुछ हुआ नहीं था। वह ग्रुप में गए थे। वैसे विष्णु, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? विष्णु कहता है, अरे बताया था ना, मेरा दोस्त रवि, वह भी इसी ऑफिस में ज्वाइन हुआ था, लेकिन वह लापता है और उसका फोन चांद महल में मिला है। यह सुनकर मानव कहता है, ओ माय गॉड, यह तो सच में चिंता करने वाली बात है। विष्णु कहता है, हाँ, और मैं एक दिन वहां गया था तो वहां मुझे घुंघरुओं की आवाज आ रही थी और किसी लड़की के गाने की आवाज भी आ रही थी। तब मानव और रोहित एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कहते हैं, क्या सच में? तुम सच कह रहे हो? विष्णु कहता है, हाँ, मैंने खुद सुना था, लेकिन मैंने वहां ढूंढा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मानव कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों की कहानी सच है? विष्णु पूछता है, क्या है लोगों की कहानी? क्या है उस चांद महल का राज? मानव कहता है, वैसे मुझे हकीकत तो नहीं पता, लेकिन बचपन से जो कहानी सुनता आया हूं वह तुम्हें बताता हूं। दरअसल 1952 के समय यहां पर एक रेड लाइट एरिया था। वह रेड लाइट एरिया चांद महल और उसके आसपास का ही इलाका था। कहते हैं चांद महल यहां के बहुत बड़े सेठ रहीम चंद ने बनवाया था। यहां पर बहुत अमीर लोग ही आया करते थे और तवायफों पर पैसा लुटाया करते थे, लेकिन यहां पर कुछ लड़कियां ऐसी थी जो जबरन ही यहां लाई गई थी। उनमें से एक वसुंधरा भी थी। कहते हैं वह बहुत ही कम उम्र की और बहुत सुंदर लड़की थी। उसे इस तवायफ खाने को अपनाने में काफी समय लग गया, वरना उसके अलावा हर लड़की ने यहाँ की जिंदगी को अपना लिया था। जब वसुंधरा ने यहाँ की जिंदगी को अपनाया तो वह यहाँ पर इस तरह से रम गई जैसे वह तवायफ खाना इसी का हो। उसने नाच गाना सीखा और जब वह रंगमंच पर जाकर नाचती थी तो उसका नाच सेठ लोग देखते ही रह जाते थे। यहाँ तक वहां पर रहने वाली और वैश्याएं वसुंधरा से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि बड़े बड़े अमीर सेठ, जमींदार, विदेशी लोग वसुंधरा पर खूब पैसा लुटा कर जाते थे। वसुंधरा इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी कि कोई बड़े अमीर आदमी की औरत भी क्या जिंदगी जीती होगी। वसुंधरा को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, लोगों की नजर बहुत बुरी होती है, इंसान को भी खा जाती है। शायद वसुंधरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस तवायफ खाने का एक नियम था कि वहां की तवायफ किसी से भी दिल नहीं लगा सकती थी। हाँ, उसे लोगों का दिल लगाना था।
बस उसका खुद का दिल नहीं लगना चाहिए था। लेकिन वसुंधरा भी एक इंसान थी, वह भी अपनी छड़ती जवानी को थी। आखिर उसके अंदर भी फीलिंग्स कैसे न जागती। रायपुर इलाके का सेठ जयचंद, जो एक जवान व्यक्ति था और अमीर भी था, अक्सर तवायफ उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तरसती थी। लेकिन जयचंद को वसुंधरा ही अच्छी लगती थी। वह जब भी आता था तो वसुंधरा के पास ही जाता था। धीरे धीरे जयचंद वसुंधरा का इतना आदी हो गया कि एक दिन बिना उससे मिले रह नहीं पाता था। और तभी वसुंधरा को जयचंद से प्रेम हो गया। जयचंद ने भी वसुंधरा से कई बड़े बड़े वादे किए। वह वसुंधरा से कहता था कि मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं रोज तुम्हारे पास क्यों आता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें कोई दूसरा मर्द ना छुए। तुम मेरी बाहों में महफूज रहो। जयचंद बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था और वह बातें वसुंधरा के दिल में घर कर जाती थीं। वसुंधरा भी उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन सब्र का बांध टूटता जा रहा था। इधर जयचंद शादीशुदा था, ये बात वसुंधरा जानती थी। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। आखिर वसुंधरा कब तक उस तवायफ खाने में अपने आप को मारकर रहती, इसलिए वह जयचंद से उसे यहां से बाहर निकालने के लिए कहती थी। अब जयचंद भले ही वसुंधरा को पसंद करता था, लेकिन वह कभी भी उसे अपनी पत्नी का ओहदा नहीं दे सकता था। वह जानता था कि समाज उस पर थूकेगा। जयचंद कई दिनों तक वसुंधरा को टालता रहा। वसुंधरा शादी की जिद करती रही और इस बात को लेकर कई बार उन दोनों में झगड़ा भी हो जाया करता था। धीरे धीरे जयचंद ने वसुंधरा के पास जाना ही कम कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी को भी यह पता चल चुका था कि वसुंधरा के साथ उसके पति जयचंद के कुछ ज्यादा ही गहरे रिश्ते बनते जा रहे हैं। इसलिए जयचंद बीच में फंस चुका था और यह बात अब रहीम को भी पता चल चुकी थी, जिसका वह तवायफ खाना था। जब रहीम को यह पता चला कि वसुंधरा जयचंद को प्रेम करती है, उसके साथ यहां से जाना चाहती है, तो रहीम ने वसुंधरा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। यहां तक उसका जयचंद से मिलना भी बंद कर दिया। जयचंद कई दिनों बाद जब वसुंधरा से मिलने गया तो रहीम ने यह कहकर जयचंद को वापस भेज दिया कि हमने वसुंधरा को दूसरे कोठे पर भेज दिया है, अब वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वसुंधरा इस तवायफ खाने के एक कमरे में बंद रहा करती थी। उसके पास दूसरे ग्राहक आते थे। वसुंधरा ने कई बार उस कोठी से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहीम उसे पकड़ लेता था। वसुंधरा से उसे काफी पैसा मिलता था और वह वसुंधरा को जाने नहीं देना चाहता था। रहीम वसुंधरा से इतना डर चुका था कि अब वसुंधरा को नाच गाने के लिए भी बाहर नहीं बुलाता था। वसुंधरा कमरे में अकेले पड़े पड़े तिल तिल मर रही थी। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पहरा रहता था। वसुंधरा हार चुकी थी। वह तड़प रही थी उस जेल से निकलने के लिए, जयचंद से मिलने के लिए। उधर जयचंद अब वसुंधरा को भूल ही चुका था और अपने परिवार में व्यस्त हो चुका था। वैसे तो वसुंधरा को रंगमंच पर नहीं लेकर जाते थे, लेकिन वसुंधरा अपने कमरे में ही जोर जोर से वह गीत गुनगुनाती थी जो जयचंद को बेहद पसंद थे। वह हमेशा इस आस में रहती थी कि शायद जयचंद बाहर आता हो और उसकी आवाज सुनकर उसे यहां से ले जाए। लेकिन घर के क्लेश के बाद जयचंद ने कोठे पर जाना ही छोड़ दिया था। सालों बीत गए, न वसुंधरा कमरे से बाहर निकली और न जयचंद लौटा। वसुंधरा ने अब आस खो दी थी। साथ ही रहीम भी उससे बार बार यही कहता था कि अब जयचंद यहां नहीं आता है। वह वसुंधरा को खरी खोटी सुनाता था और उसे बार बार याद दिलाता था कि वह एक वैश्या है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका अस्तित्व बस इतना ही है कि वह मर्दों का दिल बहलाए। उसे प्रेम करने का हक नहीं है।